नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लुसेंट महारथी में। दोस्तों, आज के वीडियो हम देखने वाले हैं आरपीएफ पुलिस कांस्टेबल एएसआई भर्ती परीक्षा के बारे में। दोस्तों, टॉप 50 क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट 2 है, प्रैक्टिस सेट 1 करा दिए हैं। वीडियो यूट्यूब पर जाकर के देख लीजिएगा, लुसेंट महारथी चैनल पर। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, रेलवे की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चलिए समय का विलंब ना करते हुए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। जिस भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ऑप्शन दोस्तों, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अर्थशास्त्र, अथर्ववेद, नाट्य शास्त्र। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? यजुर्वेद, अर्थशास्त्र, अथर्ववेद, नाट्य शास्त्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाट्य शास्त्र, डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो नाट्य शास्त्र से। आगे बढ़ते हैं। नाट्य शास्त्र के बारे में कुछ जानकारी है दोस्तों। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन थे? तो भरत मुनि, याद जरूर कीजिएगा। दोस्तों, नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय है? तो 36 अध्याय है। दोस्तों, नाट्य शास्त्र में कितने पंक्तियां? तो 6000 पंक्तियां हैं। नाट्य शास्त्र में कितनी पंक्तियां? तो 6000। नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि। नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय है? 36 अध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन दोस्तों, क्लोम, प्रेंग, भाइबा, रास। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्लोम, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वाद्य यंत्र, क्लोम का वाद्य यंत्र है दोस्तों पुंग और करताल। क्लोम का वाद्य यंत्र है पुंग और करताल। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य हिंदू वैष्णव प्रसंग, राधा कृष्ण का प्रेम। ये जरूर पूछा जाता है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है ये सब, जितना भी लिखा हुआ रहेगा सब इम्पोर्टेंट है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के कलाकार का नाम तथा उनके गुरु का नाम। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के कलाकार का नाम तथा उनके गुरु का नाम। कलाकार का नाम है दोस्तों झावेरी बहने, झावेरी बहने। ये 4 बहनें झावेरी बहनें, दर्शना, नैना, रंजना, सुवर्णा। गुरु का नाम गुरु बिपिन कुमार, गुरु बिपिन कुमार। मणिपुरी नृत्य से संबंधित चारू माथुर, एल बीनो देवी, निर्मला मेहता, सविता मेहता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियां हैं? छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियां हैं? ऑप्शन दोस्तों 7, 3, 9, 5। छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियां हैं? छऊ नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियां हैं? ऑप्शन दोस्तों 7, 3, 9, 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। छऊ नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियां? तो 3 है। जानते हैं दोस्तों 3 कौन कौन शैलियां हैं? छऊ नृत्य की 3 प्रमुख शैलियां कौन कौन है? पहला, सरायकेला छऊ जो झारखंड में मनाया जाता है, मयूरभंज छऊ उड़ीसा, पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल। छऊ के अर्थशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है, छऊ को अर्थशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। आगे दोस्तों, आगे छऊ संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? तो 1953 नई दिल्ली में। दोस्तों, ये सब पूछे जाते हैं। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? 1953 में। प्रसिद्ध छऊ कलाकार मकरध्वज दरोगा, केदारनाथ सिंह,
शुभेंद्र नारायण, तीनों को पद्म श्री अवार्ड मिल चुका है दोस्तों। मकर ध्वज, दरोगा, केदारनाथ सिंह, शुभेंद्र नारायण, तीनों को पद्म श्री अवार्ड मिल चुका है। अवार्ड के बारे में जाना जाए दोस्तों तो भारत का प्रथम अवार्ड भारत रत्न होता है दोस्तों, द्वितीय अवार्ड पद्म विभूषण होता है दोस्तों, और तृतीय अवार्ड पद्म भूषण और चौथा अवार्ड पद्म श्री अवार्ड होता है दोस्तों। पहले नंबर पर भारत रत्न, दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण, चौथे नंबर पर पद्म श्री अवार्ड। ये सब जानकारी रखना पड़ेगा दोस्तों, तभी एग्जाम में वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। द अनफॉरगेटेबल किस गजल गायक का अर्थशास्त्रीय संगीत का संग्रह था? द अनफॉरगेटेबल किस गजल गायक के अर्थशास्त्रीय संगीत का संग्रह था? ऑप्शन दोस्तों, मेहदी हसन, जगजीत सिंह, मलिका पुखराज, तलक मुहम्मद। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द अनफॉरगेटेबल किस गजल गायक के अर्थशास्त्रीय संगीत का संग्रह था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जगजीत सिंह, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। आगे जगजीत सिंह के बारे में कुछ जानकारी है दोस्तों। जगजीत सिंह को पद्म विभूषण अवार्ड मिल चुका। कब मिला था? 2003 में। जगजीत सिंह को पद्म विभूषण अवार्ड कब मिला था? 2003 में। किस गाने के लिए मिला था? चिट्ठी ना कोई संदेश। ये गाना हम अभी भी बजती है दोस्तों, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वह कौन सा देश। आगे दोस्तों कुछ अन्य गजल गायक बेगम अख्तर, क्वीन ऑफ गजल। बेगम अख्तर को क्वीन ऑफ गजल के नाम से भी जाना जाता है। मना डे, पंकज उदास, ये 3 प्रमुख गजल गायक हैं दोस्तों। एक जगजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? ऑप्शन दोस्तों, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, कथक, शास्त्रीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुचिपुड़ी, बी राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। मणिपुर में मनाया जाता है दोस्तों। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश, शास्त्रीय असम। शायद दिया होगा। कुचिपुड़ी के कलाकार राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, विजय प्रसाद, शोभा नायडू, दीपिका रेड्डी। अगर रेड्डी आए क्वेश्चन में और पूछे राजा रेड्डी कहाँ के कलाकार थे तो कुचिपुड़ी। रेड्डी अगर लास्ट में लगा रहे दोस्तों तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कलाकार हैं कुचिपुड़ी। ये 2 को याद करना है सिर्फ, विजय प्रसाद और शोभा नायडू। इसमें क्योंकि रेड्डी नहीं लगा हुआ, अगर रेड्डी लगा रहे तो पूछेगा राधा रेड्डी किसके कलाकार हैं, किससे संबंधित है तो कुचिपुड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया था? भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया था? ऑप्शन दोस्तों, 1976, 1984, 1991 में, 1982 में। भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया था? तो 1982 ईस्वी में दोस्तों, डी राइट आंसर हो जाएगा 1982 ईस्वी में। अब पहली बार पूछेगा तो दोस्तों पहली बार कब किए थे तो 1951 में, और दूसरी बार सेकेंड बार 1982 में। 1982 में याद कीजिएगा दोस्तों, डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया था तो 1982 में। पहली बार पूछेगा फर्स्ट बार तो 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ दोस्तों, भारत में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन कब किया था? 1951 में। कहाँ हुआ था तो नई दिल्ली। भारत की रैंक कितनी है तो दूसरी, 15 गोल्ड है दोस्तों। पहला स्थान पर कौन है तो जापान है।
पहला स्थान पर जापान है 24 गोल्ड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा दोस्तों, नोट करते जाइएगा। फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन 1934 में, 1928 में, 1932 में, 1930 में। फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो 1930 ईस्वी में दोस्तों, डी राइट आंसर हो जाएगा, 1930 ईस्वी में। सेकेंड वर्ल्ड कप कब हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड कप 1934 ईस्वी में। सेकेंड वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1934 में। आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? पहली बार आयोजन कहाँ हुआ था? तो उरुग्वे एक देश है दोस्तों, उरुग्वे। विजेता इसमें कौन रहा था? तो उरुग्वे, विजेता भी यही रहा था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन दोस्तों 1926, 1930, 1920, 1922। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1930 ईस्वी, बी राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ हुआ था? तो कनाडा में, हैमिल्टन कनाडा, कनाडा। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? हैमिल्टन कनाडा में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नरेंद्र मोदी ये पॉलिटिकल बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? नरेंद्र मोदी ये पॉलिटिकल बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन दोस्तों पूनम सूरी, एड मैरिनो, दमन सिंह, राघव बहल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एडी मैरिनो, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नरेंद्र मोदी ये पॉलिटिकल बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? तो एडी मैरिनो के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नरेंद्र मोदी की पुस्तकों का नाम? एग्जाम वॉरियर, ज्योति पंज, लेटर टू मदर, एबोर्ड ऑफ लव, सोशल हार्मोनी, साक्षी भाव। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, साक्षी भाव। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान यूनियन शब्द किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? यूनियन शब्द भारतीय संविधान में यूनियन शब्द किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? ऑप्शन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, कनाडा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। यूनियन शब्द भारतीय संविधान में यूनियन शब्द किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कनाडा, सी राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं यूएसए से लिए गए भारतीय संविधान, मतलब अमेरिका से लिए गए भारतीय संविधान। अमेरिका से हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया दोस्तों, इसके बारे में जानकारी। न्यायिक पुनर्अवलोकन, मौलिक अधिकार, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मौलिक अधिकार पूछेगा। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से जोड़ा गया? तो अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति के पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग। स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन दोस्तों ब्रिटेन,
अमेरिका, आयरलैंड, जापान। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आयरलैंड, सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? तो एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, दोनों ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है दोनों। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, ये पूछा गया था दोस्तों पिछली बार 2019 के आरपीएफ भर्ती में। आयरलैंड संविधान से क्या क्या भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? आयरलैंड किसके संविधान से क्या क्या भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो राष्ट्रपति निर्वाचन की विधि, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य नामित। ये जितना भी लिखा हुआ दोस्तों प्रश्न के अलावा सभी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जापान के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या जोड़ा गया? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, सीआरपीसी। सीआरपीसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। ऑप्शन दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, यूएस अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। अमेरिकन संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है तो रूस के संविधान से, सी राइट आंसर हो जाएगा। अभी और मौलिक अधिकार पूछेगा दोस्तों तो अमेरिकन के संविधान से मौलिक अधिकार पूछेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ देख ली ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया? तो प्रस्तावना की भाषा, संयुक्त बैठक। प्रस्तावना की भाषा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। रूस के संविधान से पंचवर्षीय योजना, रूस के संविधान से पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई? क्वेश्चन लगता कुछ गड़बड़ है दोस्तों, आगे देखते। खदानों की कृषि सर्वप्रथम, खदानों की कृषि सर्वप्रथम खदानों की कृषि सर्वप्रथम एक मिनट दोस्तों, सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी ऑप्शन नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में चल नहीं रहा, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल, प्रोटो ऐतिहासिक काल। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नवपाषाण काल में, ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नवपाषाण काल में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में दोस्तों, सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए प्रमुख जगह एवं राज्य। कायथा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। दैमाबाद कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। सुरकोटदा और पाड़री
गुजरात में दोस्तों, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सुरकोटदा पहाड़ी गुजरात में दोस्तों। चिरांद बिहार में। हुलसा उत्तर प्रदेश। राखी गढ़ी बालू हरियाणा दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। कायथा मध्य प्रदेश। दैमाबाद महाराष्ट्र। सुरकोटदा और पाररी गुजरात। चिरांद बिहार। हुलसा कहाँ है तो उत्तर प्रदेश। राखी गढ़ी बालू कहाँ है तो हरियाणा। ये सब इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सभी को याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन दोस्तों कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धौलावीरा। डी राइट आंसर हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर और देख लेते हैं दोस्तों। धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ स्थित है तो गुजरात। गुजरात। धौलावीरा पूछेगा किस राज्य से संबंधित है तो गुजरात से। लोथल कहाँ है तो ये भी गुजरात हो जाएगा दोस्तों। मोहनजोदड़ो पूछेगा तो पाकिस्तान, पाक। कालीबंगा राजस्थान। राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान हो जाएगा दोस्तों। कालीबंगा राजस्थान, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, लोथल गुजरात और धौलावीरा भी गुजरात हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में उत्खनित प्रथम सैंधव स्थल है। सैंधव स्थल है। ऑप्शन रोपड़ है दोस्तों, कालीबंगा, बनावली, लोथल। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में उत्खनित प्रथम सैंधव स्थल है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रोपड़। ये राइट आंसर हो जाएगा रोपड़। आगे बढ़ते हैं। रोपड़ के बारे में कुछ जानकारियां। रोपड़ की खोज 1950 ईस्वी में हुई थी। इनके खोजकर्ता बीबी लाल थे। आधुनिक नाम रोपड़ का आधुनिक नाम रूपनगर कहाँ स्थित था? पंजाब। रूपनगर पंजाब में। हड़प्पा अगर पूछेगा किस नदी किनारे है तो हड़प्पा रावी नदी किनारे दोस्तों। कालीबंगा घग्गर नदी किनारे। लोथल भोगवा नदी। रोपड़ सतलज नदी किनारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मणिपुर। डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती? मणिपुर से। आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा के बारे में जानकारी। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर पूछे कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इनका ट्रिक है भी दोस्तों। मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। याद जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो एक मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, मणिपुर नहीं दोस्तों मिजोरम। आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा के दूसरा नाम। कर्क रेखा का दूसरा नाम क्या है तो उत्तरी रेखा। कर्क रेखा के दूसरे नाम उत्तरी रेखा। कर्क रेखा को उत्तरी रेखा के नाम से भी जाना जाता है। कर्क रेखा का सबसे नजदीकी शहर कौन कौन है तो रांची और जबलपुर। रांची और जबलपुर इम्पोर्टेंट। VVI इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय याम्योत्तर के सबसे नजदीक स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय याम्योत्तर के सबसे नजदीक स्थित है? ऑप्शन दोस्तों बिलासपुर, फैजाबाद, कोरापुट, मिर्जापुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा मिर्जापुर। भारतीय मानक समय याम्योत्तर के सबसे नजदीक स्थित मिर्जापुर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन एक राज्य भारत की 7 बहनों
में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य भारत की 7 बहनों में सम्मिलित नहीं है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम। सिक्किम हो जाएगा दोस्तों, सिक्किम डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सिक्किम। 7 बहनों का भाई सिक्किम को कहा जाता है दोस्तों, 7 बहनों का भाई सिक्किम को, शायद आगे लिखा हुआ होगा। 7 बहनों का भाई सिक्किम। 7 बहनों का नाम मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा। 1972 ईस्वी में ज्योति प्रसाद सैकिया 7 बहनों का नाम दिए। अगर पूछेगा 7 बहनों का नाम, इन राज्यों को 7 बहनों का नाम किसने दिया, तो ज्योति प्रसाद सैकिया ने। कब दिए थे? 1972 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन द्विभाषी राज्य नहीं है? द्विभाषी राज्य मतलब जहाँ एक से अधिक भाषा बोली जाती है उसे द्विभाषी राज्य कहते हैं। जैसे नागालैंड, ऑप्शन दोस्तों नागालैंड, सिक्किम, कर्नाटक, त्रिपुरा। नागालैंड में 3 भाषा बोली जाती है दोस्तों, कोन्यांग, आगामी, अंग्रेजी। सिक्किम में गोरखा और इंग्लिश। कर्नाटक में सिर्फ कन्नड़ बोली जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। त्रिपुरा में भी 2 बोली जाती है, कोकबोरोक, बंगाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कर्नाटक में सिर्फ एक ही भाषा बोली जाती है, वो कन्नड़। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस पंचवर्षीय योजना ने ज़्यादा तेज धारणीय एवं समावेशी समृद्धि पर जोर दिया। किस पंचवर्षीय योजना ने ज़्यादा तेज धारणीय एवं समावेशी समृद्धि पर जोर दिया? ऑप्शन दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा किस पंचवर्षीय योजना सबसे ज़्यादा तेज धारणीय समावेशी समृद्धि पर जोर दिया, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 12वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा तेज धारणीय एवं समावेशी समृद्धि पर जोर दिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अनवरत योजना भारत में लागू की गई। अनवरत योजना भारत में लागू की गई तो 1966 से 67 ईस्वी में, 1969 से 70 में, 1968 से 79 में, 1989 से 90 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1968 से 1979 में। सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अनवरत योजना कब लागू किया गया? 1978 से 1979 में। संपूर्ण डेट इसका देख लीजिए दोस्तों, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका 1 अप्रैल 1978 को अनवरत योजना लागू की गई थी। इसको रोलिंग प्लान के नाम से भी जाना जाता है। रोलिंग प्लान के नाम से भी जाना जाता है, प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन किया गया? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन किया गया? ऑप्शन दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, पंचम पंचवर्षीय योजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना। बी राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी एवं ग्राम उद्योग का आयोजन किया गया? अगर पूछा जाएगा दोस्तों तो क्या बोलिए? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया? किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6वीं पंचवर्षीय योजना, 4थी पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना को गरीबी हटाओ रखा गया था। ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये कब से कब तक चला था? तो 1974 से 1968 तक। फिर इसको बैन कर दिया गया दोस्तों, हटा दिया गया 1974 से 1968 तक।
इसको मोरारजी देसाई के शासनकाल में, जब मोरारजी देसाई के शासन आया तो जब प्रधानमंत्री बने तो इसको बंद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ध्वनि में प्रबलता निम्नलिखित में से मापी जाती है। ध्वनि के प्रबलता निम्नलिखित में से मापी जाती है। ऑप्शन दोस्तों आवृत्ति, डेसिबल, वेग, तरंग दैर्ध्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डेसिबल। बी राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। आवृत्ति को हर्ट्ज से मापा जाता है, तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। स्वर्णकार द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसे मिलाकर बनाया जाता है। तो ऑप्शन दोस्तों नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, बी है नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल तथा बेंजोइक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इससे क्या चीज होता है दोस्तों, तो स्वर्णकार सोनार को देखेगा, सोना को चमका देगा। नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक द्रव होता है, उसमें डालेगा तो सोना चमक जाएगा दोस्तों। चमकता नहीं है और उसका कुछ परत रहता है जो उसमें गिर जाता है। तो ऐसा बेवकूफ़ी कभी भी ना कीजिएगा कि सोना चमकाने के चलते वो आपका नुकसान हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। दूध का औसत पीएच मान क्या होगा। दूध का औसत पीएच मान क्या होगा। दूध का औसत पीएच मान ऑप्शन 6.1, 6.6, 8.0, 7.4। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6.6। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्न का पीएच मान, नींबू का पीएच मान 2.2 से 2.4 तक, कॉफी का पीएच मान 4.5 से 5.5 तक, शुद्ध जल का पीएच मान 7, रक्त का पीएच मान 7.4, आंसू का पीएच मान 7.4, समुद्री जल का पीएच मान 8.4, NaOH का 14, HCl का 0 के नज़दीक। ये सब सभी इम्पोर्टेंट दोस्तों ऐड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर भारत के नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का नींव कहाँ रखी गई है। पूर्वोत्तर भारत के नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का नींव कहाँ रखी गई है। ऑप्शन दोस्तों शिलांग, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, इम्फाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डिब्रूगढ़। सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पूर्वोत्तर भारत के नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई थी, डिब्रूगढ़ में। ये कहाँ दोस्तों, तो असम। डिब्रूगढ़ कहाँ है, तो असम, असम में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाला बल्लेबाज कौन बने। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने। ऑप्शन दोस्तों पृथ्वी शॉ, सूर्य कुमार यादव, तमन्नी अग्रवाल, रिंकू सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तमन्नी अग्रवाल। सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाला बल्लेबाज तमन्नी अग्रवाल बने। ये था आपके कुछ प्रश्न दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग माई ऑल सब्सक्राइबर, प्लीज़ सब्सक्राइब। जिसने भी हमारे सब्सक्राइबर देख रहे हैं उनको थैंक यू। और जो अभी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।